अगर आपको ध्यान जा रहा है या आपकी जो भी सोच है, जिस कदर जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपी और जो भी तीसरे फेज की बहाली में आर्थिक अपराध इकाई ने बेशक बेहतर काम कर रहा है और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के बाद सारी चीजें का खुलासा TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और सब मामले लगभग परत दर परत खुलते जा रहे हैं। तो क्या न्याय होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले भी आपको याद होगा कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट सौंपी थी बिहार पुलिस सेवा सेवा परिषद के जो अध्यक्ष थे SK सिंघल, जिनको आपके पद से उनको हटा दिया गया था और लगभग 23,500 पद की जो बहाली निकली थी उसमें से 10,000 पदों पर जो सीट बेचने का आरोप उनको लगाया गया था और राज्य के पूर्व DGP रह चुके हैं और उनको केंद्रीय पुलिस चयन परिषद के पद से अध्यक्ष जिस पद पर वो सेवा दे रहे थे उस पद से उनको हटाया गया। और जो पेपर लीक में जब उनकी बात सामने आ रही थी तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को हम किस प्रकार से मान लें? आर्थिक अपराध इकाई ने बेहतरीन तरीके से सारी चीजों पर अवगत कराया है और अब जब जब बिहार के तीसरे फेज के बहाली का भंडाफोड़ हो चुका है, जो आरोपी है विशाल चौरसिया से लेकर विजेंद्र गुप्ता और सबने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रथम फेज की बहाली में भी और द्वितीय फेज की बहाली में भी प्रश्न पत्र हूबहू इसी प्रकार से लीक हुए थे। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले उन शिक्षा माफियाओं के हाथ में सरगनाओं के हाथ में पेपर चला गया था और वो उसने सेटिंग के तहत लोगों से पैसे इकट्ठा किए और उसके बाद प्रश्न पत्र मुहैया कराकर लोगों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने का जो जिम्मा है खुद उसका सारी चीजें बिल्कुल हो गई। एग्रीकल्चर का पेपर आउट होने के बाद उसने कही है, नीट का पेपर उसने आउट होने के बाद कही है, इसके पहले 64वीं से लेकर 69वीं तक सिविल सेवा के जो BPSC सिविल सेवा के प्रश्न पत्र थे उसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे, उसकी भी बात कही जा रही है। तो दो प्रमुख बिंदुओं की चर्चाएं अब इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार पुलिस चयन परिषद के पूर्व अध्यक्ष SK सिंघल का अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना और दूसरी तरफ इस मामले में जो भी मामला सामने आ रहा है खुलकर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं अभी आप 3-4-5 दिन का जो इनपुट देखेंगे उसमें ये बातें सामने आ रही थी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम कोलकाता जा रही है, वहाँ के प्रिंटिंग प्रेस से पूछताछ करेगी, परंतु कुछ अभी तक मामला सामने नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। तो हुआ क्या या नहीं हुआ, लेकिन जो चीजें बताई जा रही थी, जो चीजें विशाल गुप्ता ने स्वीकार किया, विशाल चौरसिया ने, और सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से कि BPSC की बिना संलिप्तता के इस तरह के मामले नहीं हो सकते हैं। तो क्या BPSC के चेयरमैन पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और अन्य सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए थी? तो आर्थिक अपराध इकाई अभी तक किस मामले में और क्या कर रही है? मुझे लगता है कहीं लिपापोती का तो प्रयास नहीं चल रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों का भी नाम, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम और कई चीजों का नाम सामने जब आ रहा है तो हो सके इस तरह की चीजें, क्योंकि जो विजेंद्र गुप्ता का बयान जिस प्रकार से चल रहा था कहीं ना कहीं वो उसमें प्लांटेड तरीके से उसमें वो जिस तरह से बोल रहा था मुझे लग रहा था कि वो प्लांट किया हुआ है, कोई उसको कह रहा है कि तुम यही बोलो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो सारी चीजें बिल्कुल अब आपके संदर्भ में अब कहने की जरूरत है कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर या मीडिया के बंधुओं का जो सवाल है या प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका भी सवाल होना चाहिए कि आर्थिक अपराध इकाई अभी तक किन किन बिंदुओं पर जांच की है। और हम तो लगातार कर रहे हैं कि 275 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई उन लोगों का पूरा बजाबता पूरा लिस्ट BPSC को जारी करना चाहिए कि ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये इनके माता पिता का नाम, रोल नंबर, क्रमांक और किस फेज की बहाली में बैठने वाले थे। तो सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल आपको खोल के रख देना चाहिए। लेकिन BPSC क्या कहेगी? BPSC तो खुद सारे मन मामलों के जो जड़ में जो है लिख के सरगना खुद BPSC खुद है। जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का नाम बताना, पासवर्ड बताना, क्वेश्चन मुहैया कराना, सब चीजें तो कुकरी सिद्ध हो चुकी है। तो अब 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, उसके पहले सारी चीजें हो गई। तो मैं दो प्रमुख बिंदु की चर्चा करूंगा कि क्या शिक्षा माफियाओं को और सरगनाओं को बचाने का प्रयास राज्य सरकार की तरफ से चल रहा है या आर्थिक अपराध इकाई उस बिंदु तक पहुंच गई है, उसे हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उन सारे बिंदुओं की जांच करे, या राज्य सरकार के कुछ लोगों का नाम इसमें आ रहा है तो अपने कदम पीछे की तरफ खींच रही है। तो सारी चीजें बिल्कुल अब हम लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई क्या कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो BPSC के पूर्व चेयरमैन की संलिप्तता है या नहीं है, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि उनके रहते ही सारे मामलों का खुलासा हुआ और उनके रहते हुए सब चीजें घोटाले के तौर पर सामने आई है।
तो अब किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की संलिप्तता नहीं है। उनके बिना दस्तखत के, उनके बिना सिग्नेचर के प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपने नहीं जा सकते। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी को जिम्मा दिया गया, उसी को ठेका दिया गया। तो सारी चीजें बिल्कुल अब आपके सामने है। और अब आर्थिक अपराध इकाई कैसे काम कर रही है, इसके सिंगल से लेकर अतुल प्रसाद की जांच क्यों नहीं कर रही है और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है, भूमिका है, सबकी जांच होनी चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई की उस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के हवाले से कई मामले खुलासे अब बिल्कुल आगे की तरफ आएंगे, परंतु अभी तक मामले में कोई 2-3 दिन से अंदर कोई विशेष इनपुट नहीं मिला है, कोई लीड नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अशिक्षक अभ्यर्थी के मन में कहीं ना कहीं वो सवाल है कि जो सवाल है वो सवाल ये कि क्या पहले की तरह जो माते ठंडे वस्ते में डाल दी गई है या उसको कहीं ना कहीं चादर उठाने का काम किया जा रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई के रिपोर्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। और इस मामले में बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से लेकर और सदस्य और कर्मचारियों से पूछताछ किया जाना बहुत जरूरी है। इस सारे मामलों पर हम आर्थिक अपराध इकाई से आग्रह करते हैं कि सारे मामलों की जांच करें, तभी दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। नहीं तो इसी प्रकार से मामले को मटिया मेट कर दिया जाएगा और उसको खत्म